अगर आपको अपने जीवन में कोई सफलता का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आपको आज की यह कहानी ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको सही दिशा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए। आज से कई सौ साल पूर्व की बात है। गंगापुर गांव में सुबोध नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। सुबोध गरीब किसान था मगर अपने बेटे हरीश को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी ना करता रहे। अपने बेटे हरीश से उसे बड़ी उम्मीदें थी। लाखों उसने अपने बेटे को लेकर सपने संजो रखा था। वहीं उसके बुढ़ापे की लाठी भी था। किसान का बेटा हरीश भी काफ़ी बुद्धिमान था। वह गांव के ही आचार्य बोधि के पास जाकर शिक्षा ग्रहण किया करता था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सारे सुख ला कर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और उसे सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वह उसमें 100% सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही हरीश के साथ भी हुआ। वह अपनी परीक्षा वह अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया। सारे गंगापुर में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की सफलता पर सुबोध का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। एक रात सुबोध ने अपनी पत्नी से कहा, हरीश की माँ, मेरे मन में हरीश को लेकर काफ़ी दिनों से एक विचार उठ रहा है। किसान सुबोध की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? सुबोध की शादी ब्याह का विचार बनाया है या नहीं? शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दें। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें ताकि वहाँ जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ? हमारे पास तो ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। सुबोध की पत्नी ने कहा, मगर हरीश के पिताजी हरीश ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? हरीश की माँ रेवती ने कहा, माना कि हमारा हरीश समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम काज तलाश भी कर लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। सुबोध ने कहा, सुनो हरीश की माँ, शहर में मेरा एक मित्र अमरपाल है। हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि हम उसका पता ठिकाना समझा कर भेजें तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वह हरीश की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है हरीश के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से दूर करूं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए मन को मजबूत बनाओ। हरीश शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार सुबोध ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर हरीश को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम हरीश जब अपने दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया तो सुबोध ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। हरीश यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके पिताजी उसे शहर भेजना चाहते हैं, क्योंकि हरीश भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहाँ कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख भोगे। पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार ना कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही। मगर अब जब आप ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। सुबोध दूसरे ही दिन उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। हरीश काफ़ी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भली भांति समझता था। वह यह भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी
बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था, इसलिए वह खुशी खुशी शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर हरीश की आंखें चुंधिया गई। खूब भीड़ भड़क्का, सजी संवरी दुकानें, तांगे इक्कों का आवागमन। आश्चर्य से वह देखता हरीश अपने पिता के दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त अमरपाल का तो न जाने कब का स्वर्गवास हो गया था और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। यह जानकर हरीश बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन हरीश उन लड़कों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास भरपूर था। उसने अपने आप को दिलासा दिया कि अब तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और पिताजी ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। मैं ही उनके बुढ़ापे का लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। मुझे याद है कि गांव में मास्टर जी कहा करते थे, जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बंधाता हुआ हरीश पूछता पूछता एक ठिकाने पर आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जहाँ भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होते, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। हरीश गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था वह भी लगभग समाप्त होने लगा था। अब तो सचमुच हरीश को चिंताओं ने आ घेरा। वह सोचने लगा कि काश शहर में उसकी कोई जानकारी होती तो अवश्य ही उसे कोई नौकरी मिल जाती। एक दिन हरीश थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा, अपने स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। हरीश उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कह भाई धनंजय, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा का कोषाध्यक्ष बन गया और मैं सिपाही का सिपाही ही रह गया। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है मांझीराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने भी अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसा काम किए कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे कोषाध्यक्ष बना दिया। हाँ भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई जादू मंत्र पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भाई, तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी और साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ खोद कर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? धनंजय ने सड़क के किनारे पड़े एक मरे चूहे को की ओर इशारा किया। हाँ, देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घिरड़ा से दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। धनंजय भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये कोई बात नहीं हुई। मांझीराम, मैं तुझे कामयाबी की बात ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे से मुंह फेर कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। जादू मंत्र से तो कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई धनंजय, निराश सा होकर मांझीराम बोला। तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। चलो अब चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। वे तो चले गए, मगर धनंजय राज कर्मचारी की चूहे वाली बात ने हरीश के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में धनंजय की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे से मुंह फेर कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। हरीश सोचने लगा, राज कर्मचारी की बात में दम है,
जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो वहाँ कोई चीज़ बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे पैसे? चूहे को घूरते हुए हरीश यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी हरीश के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। इसी बीच तांगे वाला और हरीश कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। भाई मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी, बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला। हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। यह सब देख हरीश के मस्तिष्क में राजा के यहाँ काम करने वाले उस आदमी की बातें याद आ गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। हरीश के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या दोगे? सेठ ने तुरंत हरीश की ओर देखा और बोला, भाई तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? हरीश के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। यह कहकर हरीश दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। हरीश ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। सब पीछे पीछे चल दिए, भीड़ को एक ओर हटाता हुआ। हरीश बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। मरा हुआ चूहा यह तो वहाँ पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। हरीश झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नज़र उसने हरीश की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे हरीश के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, हरीश ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। और इस तरह से हरीश ने अपने जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बुरे से बुरे समय में भी इंसान चाहे तो अपने समझदारी और विवेक से मंजिल तक आसानी से पहुंच सकता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।